भारत की आजादी की लड़ाई में जब हम बड़े नामों की बात करते हैं तो अक्सर हमारे सामने पढ़े लिखे नेता, वकील, डॉक्टर और शहरी परिवारों से आने वाले क्रांतिकारी आते हैं। लेकिन इसी लड़ाई का एक ऐसा चेहरा भी था जो इन सबसे बिल्कुल अलग था। एक अनपढ़, गरीब, बुजुर्ग विधवा जिसने 60 की उम्र पार करने के बाद आजादी के आंदोलन में कदम रखा और 73 साल की उम्र में अपनी जान देकर यह साबित किया कि देशभक्ति की कोई उम्र, कोई शिक्षा और कोई वर्ग सीमा नहीं होती। ये कहानी है मातंगिनी हाजरा की, बंगाल के तामलुक की वो गांधी बुढ़ी जिनके हाथ से 3 गोलियां खाने के बाद भी तिरंगा नहीं गिरा। 1969 का साल, बंगाल प्रेसिडेंसी का मेदिनीपुर जिला तामलुक शहर के करीब का एक छोटा सा गांव होगला। यहाँ एक बेहद गरीब किसान परिवार में एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है मातंगिनी। उस दौर के बंगाल के ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों की बेटियों की जिंदगी पहले से तय होती थी। न शिक्षा, न कोई विकल्प, बचपन में ही शादी और फिर घर गृहस्थी में जीवन बिताना। मातंगिनी की जिंदगी भी इसी ढांचे में ढली। सिर्फ 12 साल की उम्र में, जो उस दौर के ग्रामीण बंगाल में असामान्य बात नहीं थी, उनका विवाह त्रिलोचन हाजरा नाम के एक अधेड़ उम्र के विधुर से कर दिया जाता है जो उनसे काफी बड़े थे। ये कोई प्रेम विवाह या बराबरी का रिश्ता नहीं था। ये उस दौर की सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा था जहां गरीब परिवार अपनी बेटियों को जल्द से जल्द किसी घर में व्यवस्थित कर देना चाहते थे। मातंगिनी कभी स्कूल नहीं गई। पूरी जिंदगी वो अक्षर ज्ञान से वंचित रही। कभी अपना नाम तक लिखना नहीं सीखा। उनकी दुनिया खेतों, घर के कामों और गांव की सीमाओं तक सिमटी हुई थी। शादी के कुछ सालों बाद ही उनके पति त्रिलोचन का निधन हो जाता है और मातंगिनी बेहद कम उम्र में विधवा हो जाती है। उस दौर के बंगाली समाज में विधवा होना किसी महिला के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहद कठिन स्थिति होती थी। सफेद कपड़े, सीमित भोजन, सामाजिक कार्यक्रमों से दूरी और अक्सर घर परिवार पर एक बोझ की तरह देखा जाना। मातंगिनी के पास न संतान थी, न कोई बड़ा सहारा। वो अपने गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहने लगी। खेतों में मजदूरी करके अपना पेट भरती और एक बेहद सा साधारण, गुमनाम जिंदगी जीने लगी। यहां तक कि अगर इतिहास इसी ढर्रे पर चलता तो मातंगिनी हाजरा का नाम किसी किताब में दर्ज नहीं होता। वो लाखों गुमनाम भारतीय विधवाओं में से एक होती जिनकी कहानियां कभी दर्ज नहीं होती। लेकिन 1920 के दशक के आखिर और 1930 के दशक की शुरुआत में भारत में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आ रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की लहरें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचने लगी। बंगाल का मेदिनीपुर जिला इस मामले में खास तौर पर सक्रिय था। यहां कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित कर रहे थे। नमक कानून तोड़ने, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने और स्वदेशी अपनाने का संदेश फैला रहे थे। ये संदेश आखिरकार तामलुक और आसपास के इलाकों में भी पहुंचता है और मातंगिनी हाजरा तक भी। उस वक्त उनकी उम्र 60 के करीब थी। एक ऐसी उम्र जब आमतौर पर लोग सक्रिय राजनीति से दूर अपनी शेष जिंदगी शांति से बिताने की सोचते हैं। लेकिन मातंगिनी के लिए ये उम्र एक नई शुरुआत बन गई। कहा जाता है कि जब उन्होंने पहली बार गांधी जी के बारे में सुना, उनके सादगी और सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के बारे में जाना, तो वो गहराई से प्रभावित हुई। ये प्रभाव किसी बौद्धिक समझ से नहीं, बल्कि एक गहरी, सहज आस्था से पैदा हुआ था। मातंगिनी को शायद गांधी जी के विचारों की बारीक राजनीतिक दार्शनिक व्याख्या समझ न आती हो, लेकिन सत्य, अहिंसा और सादगी के मूल्य उनके भीतर पहले से मौजूद थे और गांधी जी के आंदोलन ने उन्हें एक दिशा दे दी। उन्होंने खादी पहननी शुरू कर दी। अपने बचे खुचे साधारण कपड़ों की जगह हाथ से बुनी खादी की धोती पहननी शुरू की। उन्होंने चरखा चलाना सीखा और गांव की दूसरी महिलाओं को भी सिखाने लगी। धीरे धीरे वो कांग्रेस की स्थानीय सभाओं में जाने लगी।
जहां उस दौर के बड़े नेता जैसे मेदिनीपुर के प्रमुख कांग्रेसी नेता भाषण दिया करते थे। मातंगिनी वहां चुपचाप बैठकर सुनती, समझने की कोशिश करती और धीरे धीरे खुद भी बोलना, दूसरों को समझाना शुरू कर देती है। 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की तो इसकी लहर मेदिनीपुर तक भी पहुंची। स्थानीय स्तर पर नमक कानून तोड़ने के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां लोग समुद्र या नदी किनारे जाकर खुद नमक बनाते और ब्रिटिश सरकार के नमक कानून की खुली अवहेलना करते। मातंगिनी हाजरा इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती है। इसके लिए उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया जाता है और थोड़े समय के लिए जेल भेजा जाता है। ये उनके लिए एक नया अनुभव था। एक ऐसी महिला जिसने कभी अपने गांव की सीमा नहीं लांघी थी, अब पुलिस की हिरासत में जेल की कोठरी में समय बिता रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक अन्यायपूर्ण कानून तोड़ने की हिम्मत दिखाई थी। इसके बाद के सालों में 1930 के दशक भर मातंगिनी बार बार आंदोलनों में हिस्सा लेती रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो कई बार गिरफ्तार हुई, जेल गई, रिहा हुई और फिर आंदोलन में वापस लौट आई। ये सिलसिला उनकी उम्र के 60वें और 70वें दशक में भी नहीं रुका, जो अपने आप में असाधारण था। पुलिस के लिए भी ये एक अजीब स्थिति थी। एक बुजुर्ग, अनपढ़, ग्रामीण विधवा को बार बार गिरफ्तार करना, जो हर बार रिहा होने के बाद फिर वही काम दोहराती थी। धीरे धीरे मातंगिनी हाजरा, तामलुक और आसपास के इलाकों में एक जानी पहचानी शख्सियत बन गई। स्थानीय लोग, खासकर गांव की महिलाएं, उनकी तरफ आकर्षित होने लगी। मातंगिनी की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वो खुद उसी वर्ग से आती थी जिसे वो संगठित करना चाहती थी। गरीब, ग्रामीण, अनपढ़ महिलाएं, जो शहरी पढ़े लिखे नेताओं की भाषा और दुनिया से खुद को जोड़ नहीं पाती। मातंगिनी उनकी अपनी भाषा बोलती थी, उन्हीं के बीच से आती थी, उन्हीं की तरह जीवन जीती थी। इसलिए जब मातंगिनी उन्हें आजादी की लड़ाई से जुड़ने के लिए कहती तो उनकी बात का असर गहरा होता। स्थानीय लोग प्यार और सम्मान से उन्हें गांधी बुढ़ी कहने लगे, यानी गांधी की बूढ़ी मां या गांधीवादी बुजुर्ग महिला। ये उपाधि सिर्फ एक प्यारा नाम नहीं थी, बल्कि इस बात की मान्यता थी कि मातंगिनी ने गांधीवादी सिद्धांतों, सत्य, अहिंसा, सादगी, स्वदेशी को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लिया था। न सिर्फ राजनीतिक नारे के तौर पर, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के तरीके के रूप में। 1932 से लेकर 1942 के बीच के 10 साल मातंगिनी की सक्रियता लगातार बढ़ती गई। वो सिर्फ आंदोलनों में हिस्सा नहीं लेती, बल्कि खुद संगठन का काम भी करती थी। गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ती, चंदा इकट्ठा करती, आंदोलन के लिए कांग्रेस के स्थानीय कार्यक्रमों के आयोजन में मदद करती। एक अनपढ़ महिला के लिए ये सब कर पाना आसान नहीं था। उन्हें हर जानकारी मौखिक रूप से याद रखनी पड़ती थी, हर संदेश ज़बानी समझना और आगे पहुंचाना पड़ता था। लेकिन उनकी याददाश्त और समर्पण इतना मजबूत था कि ये कमी कभी उनके काम में बाधा नहीं बनी। अब आते हैं 1942 के साल पर, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक नया और सबसे तीव्र अध्याय शुरू होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को बंबई के गोवालिया टैंक मैदान में महात्मा गांधी करो या मरो का ऐतिहासिक नारा देते हैं और अगले ही दिन 9 अगस्त को गांधी जी सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन नेताओं की गिरफ्तारी आंदोलन को रोक नहीं पाती, बल्कि पूरे देश में स्वतःस्फूर्त विरोध प्रदर्शन भड़क उठते हैं। रेलवे स्टेशन जलाए जाते हैं, तार की लाइनें काटी जाती हैं, सरकारी दफ्तरों पर कब्जे की कोशिशें होती हैं और कई इलाकों में तो स्थानीय स्तर पर समानांतर सरकारें तक खड़ी हो जाती हैं। बंगाल का मेदिनीपुर जिला इस मामले में सबसे आगे था। यहाँ का आंदोलन इतना तीव्र और संगठित था कि ये भारत छोड़ो आंदोलन के इतिहास के सबसे उल्लेखनीय अध्यायों में गिना जाता है। तामलुक के स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी योजना बनाई। तामलुक कोर्ट,
पुलिस स्टेशन और अन्य सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करके वहां ब्रिटिश प्रशासन की जगह एक समानांतर स्वतंत्र स्थानीय सरकार स्थापित करना। ये विचार अपने आप में बेहद साहसिक और खतरनाक था। ये सीधे तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता को चुनौती देने जैसा था और इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। 26 सितंबर 1942 का दिन तय होता है इस बड़े प्रदर्शन के लिए। आसपास के दर्जनों गांवों से लोगों को इकट्ठा होने का संदेश भेजा जाता है। योजना के मुताबिक हजारों लोग तामलुक शहर में इकट्ठा होंगे और एक विशाल जुलूस की शक्ल में कोर्ट और पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे। वहां तिरंगा फहराएंगे और उन इमारतों पर कब्जा करेंगे। ये प्रदर्शन मूल रूप से अहिंसक रखा गया था। ज्यादातर लोग निहत्थे थे। हाथों में सिर्फ तिरंगे झंडे और वंदे मातरम, भारत छोड़ो जैसे नारे थे। उस सुबह तामलुक और आसपास के गांवों से हजारों लोग निकल पड़ते हैं। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक इस जुलूस में 6000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, बुजुर्ग सब मिलकर एक विशाल मानव सैलाब बना रहे थे जो तामलुक की सड़कों से होकर कोर्ट और पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। और इस विशाल जुलूस के सबसे आगे, सबसे पहली पंक्ति में, हाथ में राष्ट्रीय तिरंगा झंडा लिए चल रही थी 73 साल की मातंगिनी हाजरा। ये कोई प्रतीकात्मक या सम्मानजनक भूमिका नहीं थी जो उन्हें दी गई हो। मातंगिनी खुद वहां सबसे आगे खड़ी होने की जिद पर अड़ी थी। स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें पीछे रहने या कम जोखिम वाली भूमिका में रहने का सुझाव दिया होगा, लेकिन मातंगिनी ने साफ मना कर दिया। वो चाहती थी कि वो खुद सबसे आगे चले, झंडा खुद अपने हाथ में थामे। ये उनके लिए सिर्फ एक प्रदर्शन में हिस्सा लेना नहीं था, ये उनके पूरे जीवन के विश्वास और समर्पण का चरम बिंदु था। जुलूस धीरे धीरे तामलुक की सड़कों से गुजरते हुए पुलिस स्टेशन के करीब पहुंचता है। ब्रिटिश प्रशासन को पहले से इस प्रदर्शन की खबर थी और स्थानीय पुलिस बल पूरी तरह तैयार था। जैसे ही जुलूस पुलिस स्टेशन के करीब पहुंचता है, पुलिस अधिकारी भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। लाउडस्पीकर या चीख पुकार के जरिए चेतावनी दी जाती है कि भीड़ पीछे हट जाए, वरना कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी जोशीली भीड़ को रोक पाना आसान नहीं था। जुलूस आगे बढ़ता रहता है, नारे और तेज होते जाते हैं। आखिरकार पुलिस अधिकारी गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। पहली गोली मातंगिनी हाजरा के हाथ में लगती है, उसी हाथ में जिसमें उन्होंने झंडा थाम रखा था। गोली की चोट से झंडा उनके हाथ से छूटने लगता है, नीचे गिरने को होता है। लेकिन इसी क्षण में मातंगिनी अपने दूसरे हाथ से झंडे को थाम लेती है और उसे ऊंचा उठाए रखती है। आगे बढ़ती रहती है, वंदे मातरम और भारत छोड़ो के नारे लगाते हुए, बिना रुके, बिना डरे। ये देखकर पुलिस दूसरी गोली चलाती है। ये गोली भी उन्हें लगती है। इसके बावजूद मातंगिनी गिरती नहीं, झंडा नहीं छोड़ती, आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती है। फिर तीसरी गोली उनके सीने पर लगती है। इस बार वो जमीन पर गिर जाती है, लेकिन गिरते हुए भी उनके हाथ झंडे को कसकर पकड़े रहते हैं, उसे जमीन को छूने नहीं देते। कुछ ही पलों में वही मौके पर मातंगिनी हाजरा की मृत्यु हो जाती है। ये पूरा दृश्य हजारों लोगों की आंखों के सामने घटता है। एक 73 साल की बुजुर्ग निहत्थी महिला 3 गोलियां खाकर भी अपने हाथ से झंडा नहीं गिरने देती। इस दृश्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। कुछ चश्मदीदों के मुताबिक गोली लगने के बाद भी मातंगिनी के मुंह से आखिरी शब्दों के रूप में वंदे मातरम ही निकला था। मातंगिनी की मृत्यु की खबर बिजली की तरह पूरे मेदिनीपुर जिले में और फिर पूरे बंगाल में फैल जाती है। ये खबर लोगों को डराने के बजाय आंदोलन की आग को और भड़का देती है। एक बुजुर्ग निहत्थी महिला की इस तरह हत्या ब्रिटिश प्रशासन की क्रूरता का सबसे स्पष्ट सबूत बन जाती है और मेदिनीपुर के लोगों में गुस्सा और दृढ़ता दोनों बढ़ जाती है। इस घटना के कुछ ही समय बाद
मेदिनीपुर जिले के तामलुक इलाके में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता वाकई एक समानांतर सरकार खड़ी करने में कामयाब होते हैं, जिसे तामलुक जातीय सरकार या तामलुक स्वतंत्र सरकार कहा गया। ये भारत के इतिहास के उन दुर्लभ उदाहरणों में से एक है जहां ब्रिटिश शासन के दौरान ही एक स्थानीय इलाके में भारतीयों ने अपनी खुद की समानांतर प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी कर ली। अपनी पुलिस, अपनी अदालतें, अपना राजस्व संग्रह और यहाँ तक कि बाढ़ राहत जैसे कामों का भी अपना इंतजाम। ये सरकार करीब 2 साल तक चलती रही, जब तक कि 1944 में गांधी जी की सलाह पर राष्ट्रीय स्तर की रणनीति में बदलाव के मद्देनजर इसे भंग नहीं कर दिया जाता। मातंगिनी हाजरा की कहानी को खास बनाने वाली बात सिर्फ उनकी मृत्यु का तरीका नहीं है, बल्कि ये भी है कि उन्होंने किस पृष्ठभूमि से निकलकर ये मुकाम हासिल किया। वो किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं थी। वो कोई पढ़ी लिखी, प्रशिक्षित नेता नहीं थी। वो कोई सुनियोजित रणनीतिकार नहीं थी जिसने राजनीतिक शास्त्र पढ़ा हो या भाषण देने की कला सीखी हो। वो एक साधारण, अनपढ़, गरीब, ग्रामीण विधवा थी जिसने 60 की उम्र के बाद आजादी के आंदोलन से जुड़कर ये साबित किया कि देश के लिए बलिदान देने का कोई तय रास्ता या तय योग्यता नहीं होती। उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ बड़े नेताओं, वकीलों और शहरी बुद्धिजीवियों की लड़ाई नहीं थी। ये गांव-गांव, घर-घर लड़ी गई एक जन लड़ाई थी, जिसमें मातंगिनी हाजरा जैसे लाखों गुमनाम लोगों ने अपना योगदान दिया, कई बार अपनी जान देकर। आजाद भारत में मातंगिनी हाजरा के योगदान को धीरे धीरे पहचान मिली। कोलकाता में उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई। ये उन बेहद कम प्रतिमाओं में से एक है जो किसी महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित है, वो भी एक ऐसी महिला को जो किसी बड़े राजनीतिक परिवार या पद से नहीं जुड़ी थी। भारत सरकार ने उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया। तामलुक में उनके नाम पर कई संस्थान और स्मारक बनाए गए हैं और हर साल 26 सितंबर को स्थानीय स्तर पर उनकी याद में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर मातंगिनी हाजरा का नाम उतना नहीं जाना जाता जितना जाना जाना चाहिए। जब हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो अक्सर हमारी चर्चा गांधी जी, नेहरू, पटेल और दूसरे बड़े राष्ट्रीय नेताओं तक सिमट जाती है। मातंगिनी जैसे लोगों की कहानियां, जिन्होंने जमीनी स्तर पर अपनी जान की कीमत पर इस आंदोलन को ताकत दी, अक्सर इतिहास की मुख्य धारा में हाशिए पर रह जाती है। मातंगिनी हाजरा की कहानी हमें कई बातें सिखाती है। पहली, ये कि साहस और देशभक्ति का कोई तय उम्र नहीं होता। एक 73 साल की महिला, जिसे आमतौर पर समाज कमजोर और असहाय मान लेता है, वही सबसे आगे खड़ी होकर गोलियों का सामना करती है। दूसरी, ये कि शिक्षा और सामाजिक हैसियत किसी के योगदान की गहराई को तय नहीं करती। एक अनपढ़ विधवा ने वो कर दिखाया जो बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर पाते। और तीसरी, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कि भारत की आजादी की लड़ाई कोई एक व्यक्ति या एक वर्ग की लड़ाई नहीं थी। ये करोड़ों साधारण भारतीयों की सामूहिक इच्छा शक्ति का नतीजा थी, जिसमें हर वर्ग, हर उम्र, हर पृष्ठभूमि के लोगों ने अपना योगदान दिया। मातंगिनी हाजरा का वो आखिरी दृश्य, 3 गोलियां लगने के बावजूद हाथ से झंडा न छोड़ना, आज भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक तस्वीरों में से एक है। भले ही ये तस्वीर किसी कैमरे में कैद नहीं हुई, सिर्फ उस दिन वहां मौजूद हजारों आंखों की गवाही में दर्ज है और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कहानियों में जिंदा रही। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिली। इसकी कीमत मातंगिनी हाजरा जैसे अनगिनत गुमनाम लोगों ने अपने खून से चुकाई, बिना किसी बड़े सम्मान या पहचान की उम्मीद के, सिर्फ इस विश्वास के साथ कि उनका देश आजाद होना चाहिए।